न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन राशि वितरित की जा रही है और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। आदरणीय अनीता शर्मा जी, अनूप नाग जी, भाई चंद्रदेव राय जी, भाई गिरीश देवांगन जी, विनोद वर्मा जी और ECS सुब्रत साहू जी, पिंगुआ साहब, राकेश चतुर्वेदी जी, संजय शुक्ला जी और सभी वन विभाग के अधिकारीगण और दूसरे विभाग से भी आए हुए उपस्थित सभी अधिकारीगण और प्यारे बच्चे। आज इंदिरा जी की जयंती है और इंदिरा जी देश के पहली और अभी तक के भी वो पहली ही है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री देश की आजादी के बाद आज उसकी जयंती। इंदिरा जी को प्रकृति से, वन प्राणी से, जैव विविधता और आदिवासी समाज, इससे बहुत ही स्नेह था, प्यार था। आज उन्हीं के याद में हम इंदिरा प्रदर्शनी नेचर सफारी मोरेंगा का लोकार्पण भी किए हैं और ये लगभग 556 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें अनेक प्रकार के वन प्राणी के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं, उसमें साजा है, खैर है, तेंदू है, सेमा है, चार है, बेल है, धावड़ा, आंवला, बांस आदि अनेक प्रकार के प्रजाति के पेड़ हैं जो रायपुर शहर से सबसे नजदीक में ये नेचर सफारी का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं और इसलिए भी बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार से आप दिल्ली के हालात देख रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक उसकी गिनती हो रही है। ऐसे समय में प्रकृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है और हमारे छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, लेकिन फिर भी शहरों के नजदीक में वृक्षारोपण और एक प्रकार के नेचुरल यदि जंगल है और उसको बचा कर रखे हैं, ये बड़ी बात है और इसे बल्कि अन्य पेड़ पौधों के वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम समय में भी वहाँ पहुँचा जा सकता है और वहाँ पर्यटन के लिए भी, भ्रमण के लिए जिप्सी वगैरह भी व्यवस्था की गई है और महिलाओं के द्वारा वहाँ के होटल भी संचालित हो रहा है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्राहक प्रतिभाशाली बच्चे के शिक्षा प्रोत्साहन राशि का वितरण, इसमें हम लोग कवर्धा, कोरिया, सुकमा, कांकेर जिले के बच्चों से बात भी की और सभी जिलों से बच्चे जुड़े हैं और विभाग के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के बेहतर आय दिलाने के लिए राज्य सरकार ने जो योजना बनाई है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पिछले वर्षों में 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा जाता था, अब 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा जाता है। 12 लाख परिवार इससे लाभान्वित होते हैं। उसकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत ही प्रसिद्ध आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा के नाम से भी सामाजिक जो बीमा भारत सरकार ने बंद कर दिया था, उसे फिर से शुरू करते हुए जो यदि उसमें पीड़ित लोग होते हैं, यदि कोई परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वही राशि जो बीमा में पहले मिलता था वो भी मिलना शुरू हुआ है और साथ ही समय बहुत लगता था, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता था। अब वो 1 महीने के भीतर में वन विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 महीने के भीतर ही बीमा वो जो हितग्राहियों के परिवार को दिया जा सकेगा। उसी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी विभाग ने निर्णय लिया है कि हम अपने छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहित करें। तो इसमें 10वीं और 12वीं के यदि छात्र यदि पास होते हैं तो उनको भी 2,500 और 3,000 रुपये पुरस्कार दी जा रही है और यदि 10वीं
2010वीं कक्षा के लिए और 2500 12वीं के लिए, और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी लगभग 15,000 10वीं में और 12वीं में 25,000 रुपया देने का फैसला किया। तो इस प्रकार से लगभग 8 करोड़ से भी अधिक राशि आज बच्चों के खाते में वितरित की जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बच्चों को शिक्षा विभाग के द्वारा, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा तो उन्हें पेंशन स्टाइपेंड तो दिया ही जाता है, लेकिन वन विभाग के द्वारा अपने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार से जो फैसले किए हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और बच्चों से, अभी जिन बच्चों से मैंने बात की, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि बच्चे 80%, 85%, 90% तक के मार्क्स ले आए हैं। तो हमारे चाहे बच्चे जंगल में रहें या शहर में, केवल अवसर की आवश्यकता है। गरीब बच्चों में भी मेधा की कोई कमी नहीं है, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और ये अवसर प्रदान करने का काम छत्तीसगढ़ शासन कर रही है और इस योजना का लाभ आप अवश्य उठाएं। मैं इस अवसर पर पुनः इंदिरा जी को याद करते हुए बच्चों को भी उससे प्रेरणा लेने के लिए मैं कहना चाहूँगा, इंदिरा जी बहुत साहसी थी, दृढ़ इच्छा शक्ति की महिला थी। वो जो एक बार ठान लेती थी उसे पूरा करके ही पूरा जब तक ना हो तब तक शांत नहीं बैठती थी। तो आप लोग भी लक्ष्य तय करें और लक्ष्य हासिल करने के तक के आपको शांत नहीं बैठना है। तो सभी हमारे जितने छात्र छात्राएं मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि इंदिरा जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। उनसे हम लोगों उसकी जीवनी भी पढ़नी चाहिए, उसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आज इस अवसर पर सर, प्रियदर्शनी इंदिरा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज यह कार्यक्रम इतना प्रासंगिक है कि सर वन और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए 2 महत्वपूर्ण अधिनियम की प्रणेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं सर, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। और इन 2 अधिनियम के फलस्वरूप ही सर वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम इंदिरा नेचर सफारी का लोकार्पण और तेंदुपत्ता संग्राहक बच्चों को पारिश्रमिक का वितरण, ये अत्यंत प्रासंगिक है सर। इस अवसर पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं सर। और मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का वन विभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, धन्यवाद। चलिए। और ब्रेक के बाद अहम खबर भोपाल से है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे। प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया भी उनके साथ में थे। उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए हैं और एयरपोर्ट से सीधे संघ कार्यालय समिधा का उन्होंने रुख किया। करीब घंटे भर तक संघ कार्यालय में ही रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चुनाव नतीजों के बाद पहली बार वो भोपाल आए और उसके बाद भोपाल आने के सीधे वो समिधा का ही उन्होंने रुख किया, संघ कार्यालय का रुख किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ओपीएस भदौरिया भी उनके साथ में थे। महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। संघ कार्यालय गए और करीब 1 घंटे तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संघ कार्यालय में ही बिताया। क्या वहां पर चर्चाएं हुई, किन से मुलाकात हुई, ये महत्वपूर्ण है अभी। लेकिन 1 घंटे तक संघ कार्यालय समिधा में ही रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ कई मंत्री और समर्थक भी मौजूद थे। तो जैसे ही भोपाल आए, भोपाल से सीधे उन्होंने संघ कार्यालय का रुख किया। ये काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी दफ्तर नहीं बल्कि समिधा संघ कार्यालय पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस दौरान उनके साथ
प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया भी साथ में थे। आपको बता दें इनमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट फिलहाल इनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया था मंत्री पद का और इस्तीफा दे दिया था और उसी स्थिति में चुनाव हुए थे। नहीं, मैं तो केवल प्रणाम करने और मिलने आया था। आपके सर सहयोगी भी आए हुए हैं सर, जो मंत्री हैं वो। हम लोग सब जनसेवक हैं, कोई मंत्री नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई खास नहीं है, सभी आम हैं और सेवक हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शरद, बीजेपी दफ्तर का रुख ना कर सीधा संविधा का रुख किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इसके पीछे की कुछ वजह, कुछ मायने? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा कि बजाय बीजेपी रुख करने के ज्योतिरादित्य सिंधिया संविधा गए और न केवल गए बल्कि अपने जो समर्थक नेता हैं, जिनमें से 3 तो वर्तमान के मंत्री हैं और 2 पूर्व मंत्री हैं जिन्हें इस्तीफे देने पड़े थे चुनाव न होने की वजह से, वो भी साथ में गए थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया और ओपीएस भदौरिया, इनके साथ में सिंधिया का संविदा जाना और करीब घंटे भर तक वहां पर रुकना कई तरीके के राजनीतिक सवाल भी खड़े कर रहा है। और वो ये कि क्या सिंधिया इतनी जल्दी ये समझ गए हैं कि जो रास्ता बीजेपी से नहीं निकल सकता वो शायद संविधा से या फिर नागपुर से निकल सकता है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए थे तो वो बीजेपी आने से पहले संघ कार्यालय गए थे और वहां पर भी उन्होंने संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंधिया नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अंदर और उनका इस तरीके से वहां पर पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहली बार उपचुनाव के नतीजों के बाद में पहली बार भोपाल आए हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। और अब आने वाले दिनों में दरअसल कई सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने हैं और उनमें से एक है जो मंत्रिमंडल का विस्तार, वो भी होना है। दूसरा, जो मंत्री हार गए हैं, 3 मंत्री ऐसे जो हार गए, ईदल सिंह कंसाना, इमरती देवी चुनाव हार गई, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए। तो जो हारे हुए लोग हैं उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा या कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं संभवतः जिनका जो समाधान है या जिनका जो रास्ता है वो बीजेपी संगठन के साथ साथ संघ के कार्यालय से भी निकलेगा। ऐसी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं और यही वजह है कि सिंधिया वहां पर गए हुए हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी सीएम हाउस में होनी थी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर का निधन हो गया था, लिहाजा वो गोंदिया गए हुए थे और वहां से लौटे नहीं हैं। तो फिर उनकी आज बैठक मुख्यमंत्री के साथ होना संभव नहीं है और सिंधिया हालांकि नाइट स्टे भोपाल में ही करेंगे और कल सुबह रवाना होंगे। तो सीएम से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन संविधा में जरूर वो गए और उनकी मुलाकात जो बताया जा रहा है वो क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते हैं उनसे हुई है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है। संभवतः इन सारे पहलुओं पर सिंधिया ने चर्चा की होगी और अब ये चर्चाएं और आगे किस रूप में सामने आएंगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल शरद, महत्वपूर्ण बात यह भी है, स्वाभाविक है कि बीजेपी में संगठन से जितना सामंजस्य सिंधिया को उनके समर्थकों को बनाना होगा उससे कहीं ज्यादा समन्वय या सामंजस्य संघ के साथ बनाने की दरकार होगी और शायद यही वजह भी है कि मुलाकात महत्वपूर्ण आप बता भी रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात आप कह रहे हैं कि जो 3 मंत्री हारे उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं रास्ता तलाशना होगा, लेकिन इसी साथ एक पहलू और भी जोड़ूंगा, 2 मंत्री अभी ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया चुनाव हारने के बाद। ये क्या इससे संकेत कुछ और मिलते हैं क्या? बिल्कुल, उसकी पीछे की वजह संभवतः ये मानी जा रही है। हालांकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस स्थिति को साफ किया। वो जैसे ही एयरपोर्ट पर आए उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में बातचीत हो गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन मंत्रियों की और वो इस्तीफा देंगे ही, क्योंकि अगर वो चुनाव हार गए तो फिर और कोई रास्ता उनके इस्तीफा देने के बिना बनता नहीं है। लेकिन उसमें इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है? नैतिकता के आधार पर हालांकि ईदल सिंह कंसाना ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन इमरती और गिरिराज दंडोतिया ने इस्तीफे नहीं दिए, तो फिर क्यों नहीं दिए? इसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि हो सकता है कि पहले वो ये भरोसा चाहते हो कि उनका एडजस्टमेंट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है, राज्य मंत्री या मंत्री स्तर का जो दर्जा है वो संभवतः बहुत सारे
लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो क्या इन सब बातों पर अभी कोई फाइनल मुहर लगना बाकी है, और क्या यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आने के बाद संविदा भी जा रहे हैं? और आज जब वो आए तो नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ में आए हुए थे, तो उनसे भी उनकी बातचीत हुई है, संगठन में भी बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि पहले वो दोनों मंत्री ये चाहते हो कि कोई ऐसा भरोसा उनको मिल जाए भविष्य का, उसके बाद वो वर्तमान में जो मौजूदा पद है वो छोड़ें। लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर देखें तो फिर मंत्रियों को पद छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल 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 शरद, एक और सवाल जरूर, मंत्रिमंडल विस्तार का भी आप जिक्र कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि अपने समर्थकों के लिए जरूर कुछ ना कुछ रास्ता तलाशने गए होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर चंबल में बेहद बड़ी संख्या में मंत्री पद दिए गए थे। मकसद एक ये भी कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जितानी है। ऐसे में क्या कुछ ग्वालियर चंबल से मंत्री पद कम भी हो सकते हैं क्या, या फिर स्वाभाविक है कि गोविंद सिंह राजपूत या तुलसी सिलावट बहुत खास कहे जाते हैं सिंधिया के, उन्हें तो एडजस्ट करना ही होगा। लेकिन बीजेपी में भी ऐसी बड़ी संख्या है जो इंतजार में है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ऐसी संभावना कम लगती है कि कोई संशोधन जो मौजूदा मंत्रिमंडल है, यानी जो मंत्री बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा या उनके विभाग बदले जाएंगे, ऐसी संभावना कम लगती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोग हार गए हैं उनका एडजस्टमेंट कहां से होगा? क्या ग्वालियर चंबल से ही होगा या फिर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाएंगे? वो मंत्री के पद हैं, क्योंकि मान लीजिए इमरती देवी की बात करें तो वो चुनाव हार गई, महिला एवं बाल विकास विभाग उनके पास में था, तो फिर वो अब नया जो चेहरा है वो कौन? बिल्कुल, यानी कि स्वाभाविक है कि जो हार गए चुनाव वो तो उनसे तो इस्तीफा लिया ही जाएगा और कुछ ना कुछ जो स्पेस बनेगा वो दूसरों को भी वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मकसद यहां पर लेकर आए हैं वो कितना पूरा होगा, ये समय के साथ तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के गोंदिया में बालाघाट के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बालाघाट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीम प्रभावित ब्लॉक बेहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी के लिए नरेगा के दिनों में 100 से 200 तक बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बैगा और अन्य स्थानीय जनजातियों के लिए विशेष स्थानीय भर्ती अभियान चलाने, अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित गांव और एमएचसीजी ट्राई जंक्शन के लिए विशेष सड़क संपर्क परियोजना को लेकर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को शैडो एरियाज में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी पर ध्यान देने, अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए क्षेत्र विशेष कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने और इन क्षेत्रों के स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने संबंधी निर्देश दिए। उपचुनाव के नतीजों के बाद सिंधिया पहली बार भोपाल पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के संयुक्त कुशल नेतृत्व में देश के आगे बढ़ने और विश्वास बढ़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी फैसला लेगी। भोपाल के करौंद के अमन कॉलोनी में पुलिस टीम पर ईरानियों ने हमला कर दिया। इसमें हमले में पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई करने गई थी, जहां लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। अतिथि शिक्षकों को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम अधिकतर अतिथि शिक्षकों को काम पर ले चुके हैं, जो बाकी बचे हैं उनके लिए भी एक या 2 दिन के भीतर फैसला हो जाएगा। वहीं जिनको नियमित पद पर रखना है उनके लिए भी निर्णय ले लिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खंडवा में किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में स्मार्ट मंडी बनाने हम जा रहे हैं, जहां किसानों को सुई से लेकर BMW कार तक एक ही प्लेटफॉर्म पर मिला करेगी। एमपी में जेल प्रहरी भर्ती की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दरअसल ये परीक्षा 20 नवंबर को होनी थी। अब नई एजेंसी परीक्षा कराएगी। इसके लिए जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र के गोंदिया में सीएम शिवराज सिंह अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दरअसल कल उनके ससुर का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 23 घोड़ों पर महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में बैठकर लड़कियां निकली। इंदौर में उपचुनाव के बाद अब बिजली बिल वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। 900 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए स्थगित किए गए बिलों को विभाग वसूलेगा। किसानों उद्योगपतियों से वसूली शुरू होगी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आज राजधानी भोपाल के भदभदा रोड स्थित
सैर सपाटा पर महिलाओं के लिए साहसिक एवं सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रथम महिला बाइकर्स रैली टाइग्रेस ऑन द ट्रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के तहत देश भर के से 15 महिला बाइकर्स भोपाल से मढ़ई, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और खजुराहो से होते हुए वापस भोपाल तक का 1500 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। रैली का समापन 25 नवंबर को होगा। बाइक सवार महिलाएं मध्य प्रदेश के आकर्षक पर्यटन स्थलों के सुगम और सुरक्षित होने की जानकारी अन्य पर्यटकों को प्रदान करेंगी। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल में राष्ट्रीय स्तर की 15 प्रतिष्ठित महिला बाइक राइडर्स भागीदारी कर रही हैं। सभी को बाइक राइडिंग का लंबा अनुभव है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।